प्रकाश तिवारी, क्लास 8 हिंदी। कृपया गंदा मत कीजिए। और इसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे आओ करें सेव। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तुमको क्या चाहिए? तुमको क्या चाहिए इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि लिंग संबंधी अशुद्धि नहीं है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि नहीं है, वचन संबंधी अशुद्धि नहीं है, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो ऑप्शन इसके लिए सही होगा 1 ख। देखिए, ज़्यादा नहीं बोलो, ज़्यादा नहीं बोलो। 4 ऑप्शन दिया गया है, क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधी। तो ये ज़्यादा नहीं बोलो क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तो सही ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण संबंधी ग। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बंदर पेड़ पर कूद गया। बंदर पेड़ से कूद गया, तो बंदर पेड़ से नहीं, बंदर पेड़ पर से कूद, बंदर पेड़ पर से कूद गया, बल्कि बंदर पेड़ से कूद गया। इसमें कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ऑप्शन सेकेंड सही होगा। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मुझे केवल 100 रुपये मात्र चाहिए। तो इधर 100 रुपये जब हो गया तो मुझे केवल हो गया, तो मात्र नहीं होना चाहिए था, इसलिए पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन तीसरा सही है, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि। अंग। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वह पैर से लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा है, तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि होगी। वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से विकलांग है। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वह छत पर से गिर गया। कारक संबंधी, वह छत पर से गिर गया, वह छत से गिर गया, कारक संबंधी अशुद्धि होगा। अब चलिए आओ करें 1। अशुद्ध वाक्यों का अशुद्धियों के प्रकार से मिलान कीजिए। अशुद्ध वाक्यों का अशुद्धियों के प्रकार से मिलान कीजिए कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। जैसे क, उसे 2 रोटी दो, उसे 2 रोटी दो वचन संबंधी अशुद्धि है, तो आप वचन संबंधी अशुद्धि से मिलान करेंगे। ख, प्रिया गुणवान है, तो गुणवान नहीं, यहाँ विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि गुणवान नहीं गुणवती होना चाहिए था, इसलिए विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। उसने नहाया, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उसके बाद है वह दुर्जन व्यक्ति है। वह दुर्जन व्यक्ति है, वह दुर्जन भी है और व्यक्ति भी है, तो पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि वह दुर्जन है होना चाहिए था। वह चिल्ला उठा, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। वह चिल्ला उठा, वह चिल्ला उठा नहीं, वह चिल्लाया। उसके बाद निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरा कान मत खाओ वाक्य का अशुद्ध रूप होगा। मेरा कान मत खाओ नहीं, मेरे कान मत, मेरे कान नहीं खाओ, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन गलत है। वह सज्जन पुरुष है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह सज्जन है, क्योंकि सज्जन के साथ पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं होता है। पक्षी डाल पर से उड़ गए, तो पक्षी डाल पर से नहीं, पक्षी डाल से उड़ गए। घ, वह लगभग हंसने लगा, वह लगभग नहीं, वह हंसने लगा, सही वाक्य होगा। आपने कहाँ जाना है, आपने नहीं, आपको कहाँ जाना है। आओ करें 10। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि नहीं है? वह रविवार के दिन जाएगा, मुझे आम का फल अच्छा लगता है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। वह कान से बहरा है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। वह सोमवार को जाएगा, इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि नहीं है। ख, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है? तुम तुम्हारा काम करो, तुम और तुम्हारा दोनों सर्वनाम है। कोई लोग बाहर खड़े हैं, कोई लोग सर्वनाम है। यह अच्छे फल नहीं है, यह सर्वनाम है। हमें तुमसे कुछ काम था, हमें तुमसे कुछ काम था, तो ये ऑप्शन सही है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि इसमें नहीं है। ग, किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? दही जम गई, दूध फट गया, घी पिघल गया, मक्खन मुलायम है।
तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, दही जम गई। घ, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? तो विख्यात लुटेरा पकड़ा गया में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। विख्यात नहीं होना चाहिए, कुख्यात होगा। किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? वह उसकी आंख में भटक रहा है, भटक नहीं खटक रहा है होना चाहिए, इसलिए वह उसकी आंख में भटक रहा है में मुहावरे में मुहावरा संबंधी अशुद्धि है। अब आओ करें 11। निम्नलिखित वाक्यों को अशुद्ध बनाने वाले पदों को रेखांकित कीजिए। ईमानदार दुकानदार कम तौलता है। कम अशुद्ध बनाने वाला शब्द है कम। ख, बच्चे ने संतरे को खाया। बच्चे ने संतरे को नहीं संतरा खाया, संतरे गलत है। रावण बहुत दुर्जन व्यक्ति था, तो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, रावण बहुत दुर्जन था होना चाहिए। घ, मैंने अभी अभी गन्ने का रस पिए हैं नहीं पिया है, पिए शब्द गलत है। अंग, सब्जी तो मिल गई पर चावल नहीं मिली, मिली नहीं मिला। अब निबंध का अर्थ, लेखन हम पढ़ेंगे। निबंध का अर्थ एक सूत्र में बंधी हुई रचना ही निबंध है। नि का अर्थ होता है भली प्रकार और बंध मतलब बांधना। भली प्रकार बांधना ही निबंध कहा जाता है। निबंध एक रचनात्मक कला है जिसमें किसी विषय से सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत किया जाता है, उसे निबंध कहा जाता है। निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं? पहली भूमिका, दूसरे विषय विस्तार और तीसरा उपसंहार। एक अच्छे निबंध के कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे निबंध का गुण है कि निबंध का आरंभ रोचक होना चाहिए। दूसरा, निबंध में विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा होती है। तीसरा, निबंध में विषय की जानकारी को श्रृंखलाबद्ध तरीके से भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध में से एक विचार को यथासंभव एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। पांचवा, निबंध के वाक्य छोटे छोटे व्यवस्थित और सुसंगठित होते हैं। छठा, निबंध में शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। सातवां, निबंध में यथास्थान उद्धरणों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग होता है। आठवां क्या है? निबंध की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट तथा विषयानुकूल होती है। नौवां, निबंध में शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है। 10वां, निबंध का उपसंहार पाठकों के मन पर, मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला होता है। अब निबंध लेखन में दक्षता प्राप्त करने के उपाय कौन कौन से हैं उसको देखना है। पहला, अच्छे निबंधों का निरंतर अध्ययन करने से किसी भी विषय पर निबंध लिखने में दक्षता आ जाती है कि अच्छे निबंधों का हम बार बार अध्ययन करें, बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, तब हम अच्छे निबंध लिख सकते हैं। दूसरा, यदि प्रत्येक विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करे, लगातार वो अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे, तो अच्छा और प्रभावशाली निबंध लिख सकता है। तीसरा, भाषा का ज्ञान व उसका उचित प्रयोग करने वाला विद्यार्थी विषय के अनुरूप प्रभावशाली, आकर्षक एवं रोचक निबंध लिख सकता है। अब निबंध का उदाहरण देखिए। बढ़ती जनसंख्या विकराल समस्या। सही बात है, आज बढ़ती हुई समस्या देश नहीं बल्कि विश्व के लिए एक भयंकर समस्या होती जा रही है। भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं में से एक है बढ़ती हुई जनसंख्या। यह समस्या राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। संपूर्ण विश्व में चीन के पश्चात भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अर्थात कहा जाए तो भारत विश्व का जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। लेकिन जिस तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम चीन को भी पछाड़ देंगे और जनसंख्या के क्षेत्र में हम विश्व में भारत पहला स्थान रख लेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल इसी समस्या के कारण भारतवर्ष में गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याएं आज तक सुलझ नहीं सकी हैं। वर्तमान युग में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के अनेक कारण हैं। इनमें लड़कियों का कम आयु में विवाह, लड़के की लालसा, भाग्यवादी दृष्टिकोण तथा अशिक्षा प्रमुख है। ये मुख्य कारक हैं जनसंख्या बढ़ाने में। ये लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देना, हमें बच्चे की अधिक लालसा होना
और बच्चों का जन्म लेना भाग्य पर निर्भर करना और अशिक्षा, ये मुख्य कारण है। भारत के धार्मिक और सामाजिक परिवेश में विवाह के बाद शीघ्र संतान का जन्म और वह भी लड़का उत्पन्न होने की कामना की जाती है। ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है हमारे देश में। उनका मानना है कि लड़के से ही वंश वृद्धि होती है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण ही गांवों में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न होती है। भारत में संतान को भगवान की देन भी समझा जाता है तथा उनकी उत्पत्ति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पाप समझा जाता है। लोगों में शिक्षा का अभाव होने का ही परिणाम है कि वे परिवार नियोजन के महत्व को समझ नहीं पाते। इसके अतिरिक्त चिकित्सा के क्षेत्र में अपार सफलताओं के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है। ये भी जनसंख्या को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारक है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का प्रभाव देश के लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में खाद्यान्नों और उद्योग धंधों का विस्तार संभव नहीं होता है। जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण जनसाधारण की आय में कमी हो रही है। परिणाम स्वरूप देश में निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, काला बाजारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही लोगों में नैतिकता का पतन होता चला जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाता है और राष्ट्रीय चरित्र की क्षति होती है। जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाना देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम और हमारा देश, हमारा समाज और गर्त में चला जाएगा। सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है। जनसंचार माध्यमों तथा समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनसंख्या की समस्या का समाधान कानून द्वारा नहीं बल्कि जन जागरण और शिक्षा द्वारा ही संभव है। राष्ट्रहित और उसके विकास के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं अपितु सामाजिक, धार्मिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास एवं जागृति अभियान आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, हमें परिवार नियोजन का भी कार्य करना चाहिए, साथ साथ शिक्षा के दिशा में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। नहीं तो हम जनसंख्या, यदि हमारे राष्ट्र, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो यह एक समय भयावह स्थिति आएगी कि हमारा देश विनाश की ओर अग्रसर हो रहा होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतनी ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।